नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। बड़ी बहस आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश को लेकर, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली विधानसभा में बोल रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे वहीं का। तो मैंने कहा जी हम कहां से देते हैं। पिछली बार अच्छी खासी सरकार छोड़ के गए थे, फायदे में सरकार छोड़ के गए थे, लेकिन पिछले एक साल के अंदर आपने 4,500 करोड़ का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है टारगेट से। एमसीडी को घाटे में कर दिया, दिल्ली सरकार को घाटे में। वो कहते हैं ना, कईयों का जहां हाथ लगा दे वहीं घाटा हो जाता है। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हाथ लगा दे वहीं घाटा हो जाता है। ये नसीब वाले हैं। लेकिन मेरे को गंभीरता, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर घाटा हुआ तो सर जवाबदेही तो आपकी है, आपको उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि, और एमसीडी तो आप चला रहे हो सर। में 4,350 करोड़ रुपए आप कह रहे हो ना घाटा, तो 2 महीने से तो आप रिकवरी क्यों नहीं की आपने? आप बताइए, ये आरी जो बनती है क्यों बनती है, और फाइनल एफर्ट्स क्यों होते हैं? 31 मार्च से पहले के जो एफर्ट्स है वो कहां हुए? मैं ये कहना चाहता हूं अपने सभी माननीय सदस्यों से कि जब विपक्ष बोले तो हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और माननीय विपक्षी दलों से भी कहना चाहता हूं कि जब हम बोलें तो आप भी इंटरफेयर मत कीजिए, और बीच में नहीं बोलो। तो उनको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, एमसीडी को अपने लॉस की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के हर मार्केट के अंदर दुकानों को सील किया जा रहा है। एमसीडी वाले जा रहे हैं और उनको सील कर रहे हैं और कह रहे हैं कन्वर्जन चार्ज दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ऐसे व्यापार चलाया जाता है। सारे व्यापारियों को बंद कर दोगे तो फिर कहां से टैक्स आएगा और कहां से व्यापार चलेगा, कहां से इकोनॉमी चलेगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि हम, सर आपको भी सुनने की थोड़ी सी आदत डालो जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एमसीडी नहीं चल रही, भाजपा इस्तीफा दे दे, आम आदमी पार्टी 1 साल के अंदर एमसीडी को हम फायदे में लाके दिखा देंगे। एमसीडी को फायदे में चलाएंगे, सबको टाइम पे तनख्वाह देंगे। और एमसीडी को क्यों नहीं चल रही एमसीडी फायदे के अंदर? घोर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म कर दो, भ्रष्टाचार खत्म कर दो, देखो बीजेपी एमसीडी फायदे के अंदर चलने लग जाएगी। एक हम लोगों ने वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम बिजली और पानी की सब्सिडी देंगे, बिजली और पानी के बिल कम करेंगे। हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है कि हमने सब्सिडी क्यों दी। एक महानुभाव ने कहा है, Those who have less in life should have more in law। जिसको भगवान ने जिंदगी में कम दिया है, सरकार की और कानून की जिम्मेदारी है उन लोगों का ख्याल रखना। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बजट पर बात करते हुए और यहां भी एमसीडी के घाटे को लेकर बीजेपी पे साध रहे हैं निशाना। लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक के बाद एक 3 चिट्ठियों से सनसनी मच गई है। एक नेता की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है, वहीं प्रशांत भूषण, शांति भूषण इससे इनकार कर रहे हैं। इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। उसके बाद चर्चा इसी बात की कि वाकई में राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रही है साजिश। लेटर लिखी है कि नेशनल काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है 28 को, लेकिन उससे पहले कुछ प्रयास चल रहा है कि 27 तारीख को एक मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि 125 मेंबर हो गए, 124 हो गए, 25 हो गए, लाइक दैट। हेड ऑफिस की तरफ से ऐसा कोई मैसेज आ नहीं रहा, तो वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अशोक तलवार पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उनकी लिखी चिट्ठी जब दिल्ली पहुंची तो पार्टी में मानो धमाका हो गया। तलवार ने केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है उसके मुताबिक, मेरे पास ऐसे कई फोन और मैसेज आए हैं जिनमें राष्ट्रीय परिषद की 28 मार्च को होने वाली बैठक से एक दिन पहले स्वराज पर चर्चा के लिए दिल्ली आने को कहा गया है।
बताया जा रहा है कि 27 मार्च को होने वाली इस बैठक में स्वराज और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को बचाने पर चर्चा होगी और इस बैठक में आने के लिए 124 से ज्यादा सदस्य अपनी रजामंदी दे चुके हैं। मुझे शक है कि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए पार्टी को अस्थिर करने की गहरी साजिश रच रहे हैं। इस चिट्ठी से ये तो साफ है कि इशारा केजरीवाल विरोधी खेमे की ओर है। सवाल यह है कि जब बैठक 28 को है तो फिर 27 को अलग से बैठक बुलाने का मकसद क्या है। बहुत सारे हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं उन्होंने फोन करके हम लोग बताया कि उनके पास लगातार इस तरीके के फोन आ रहे हैं। अब क्यों बुलाया जा रहा है, किस लिए बुलाया जा रहा है, ये मेरे समझ के परे की बात है। अगर इन लोगों को कोई सवाल खड़ा करना है, कोई प्रस्ताव पास करना है, किसी मसले पर डिबेट करनी है तो राष्ट्रीय परिषद बुलाई ही इसीलिए गई है। असल में 27 की ये बैठक इसलिए बुलाई जा रही है ताकि 28 को होने वाली बैठक की रणनीति तय की जाए। प्रशांत खेमे की ओर से 28 की बैठक के लिए बाकायदा अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय परिषद में संस्थापक सदस्यों के अलावा राज्यों और जिलों से चुने हुए सदस्य शामिल हैं। चूंकि राष्ट्रीय संयोजक को छोड़कर कोई दूसरा संयोजक नहीं चुना गया, इसलिए संयोजक का चुनाव होने पर केवल संस्थापक सदस्यों को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। वो संस्थापक सदस्य जो 24 नवंबर 2012 को पार्टी की स्थापना के समय जुड़े थे। ऐसे सदस्यों की संख्या 295 है। 28 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की होने वाली बैठक को लेकर लॉबिंग चल रही है। राष्ट्रीय परिषद के कितने सदस्य हैं, इसको लेकर भी विवाद है। पिछली बैठक 31 जनवरी 2014 को हुई थी। तब 295 सदस्यों की लिस्ट थी। पार्टी ने चुनाव आयोग में भी वही लिस्ट दी है, लेकिन पार्टी में केजरीवाल टीम के सूत्र बताते हैं कि पार्टी राष्ट्रीय परिषद की नई लिस्ट तैयार कर रही है। इसमें 350 से 375 सदस्य हो सकते हैं। केजरीवाल खेमे का कहना है कि राज्यों और जिलों के संयोजक भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और उन्हें भी वोटिंग का अधिकार है। लेकिन प्रशांत भूषण खेमे का कहना है कि सिर्फ संस्थापक सदस्यों को ही वोटिंग का अधिकार है। सूत्र बता रहे हैं कि अगर पुरानी लिस्ट के हिसाब से वोटिंग होती है तो नंबर गेम में केजरीवाल प्रशांत भूषण खेमे से पिछड़ सकते हैं। इन सबके बीच पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल एल रामदास केजरीवाल और योगेंद्र यादव से मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि मेल मिलाप की एक कोशिश हो सकती है। तो इस लेटर बम के बाद सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है, क्या इसकी कोशिश की जा रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सवाल ये भी कि क्या राष्ट्रीय परिषद में केजरीवाल को हार का डर है और इसके चलते भी क्या इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। केजरीवाल बातचीत कर विवाद सुलझाते क्यों नहीं हैं? प्रशांत भूषण उनसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई है और इस वजह से ये जो मामला है आम आदमी पार्टी के भीतर का, ये लगातार उलझता जा रहा है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में आशुतोष मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी, सवाल ये है कि आपकी पार्टी के भीतर का ये झगड़ा सुलझ क्यों नहीं रहा है और क्या अपनों से ही खतरा हो रहा है अरविंद केजरीवाल को? नहीं, पहली बात तो मैं आपकी इस राय से सहमत नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल को अपने से कोई खतरा है। हाँ, ये बात सच है कि मतभेद हैं और मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि इन मतभेदों के संदर्भ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, इसलिए बहुत तरीके के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब लोग चाहते हैं और इन सवालों के जवाब दिए भी जाने चाहिए। लेकिन इसके आधार पर यह कह देना कि आम आदमी पार्टी में कई कैंप हैं, एक कैंप दूसरे को हटाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा तीसरे को हटाने की कोशिश कर रहा है, तीसरा चौथे को, मुझे लगता है ये बात सच नहीं है। आशुतोष जी, इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं कि 28 को राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, लेकिन 27 तारीख को बैठक में आने के लिए परिषद के सदस्यों को फोन किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है। कौन लोग ये कर रहे हैं, कुछ के नाम तो आज अशोक तलवार साहब ने बताए भी उन्होंने। तो ये क्या हो रहा है? ये अपने नहीं है तो ये कौन है जो इस तरह का काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस ओर आप लोग इशारा कर रहे हैं कि वो लोग बुला रहे हैं, उनकी तरफ से शांति भूषण जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हमारी तरफ से नहीं। ये बात सच है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स ने मुझे भी फोन किया है, पार्टी के दूसरे नेताओं को भी फोन किया है और ये साफ तौर पे कहा है कि उनको लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है, अगर आपका किराया हम देने के लिए तैयार हैं, दिल्ली में आपको हम ठहराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये फोन कॉल किनके इंस्टिगेशन पे आ रहा है, कौन लोग करवा रहे हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो मैं इसलिए ये कहना कि ये फोन कॉल प्रशांत जी या योगेंद्र जी की तरफ से हो रहा है या शांति भूषण जी की तरफ से हो रहा है, तो मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। आशुतोष जी, अशोक तलवार की चिट्ठी को फिर आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है जो वो कह रहे हैं उसमें कुछ दम है?
नहीं, अशोक तलवार जी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी हमारी जानकारी में है, मैंने वो चिट्ठी देखी भी है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि पार्टी में कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हाँ, मतभेद हैं, मतभेद गहरे हैं और मतभेद कुछ बुनियादी मुद्दों पर हैं और उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लगातार दोनों जो है, ठीक है, लेकिन 27 की बैठक कौन बुला रहा है इसका इल्म आप लोगों को भी नहीं, आप ये कह रहे हैं। संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद है बीजेपी से। संबित जी, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी के भीतर आम आदमी पार्टी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है? क्योंकि आशुतोष कह रहे हैं कि कोई भी अगर गंभीर मुद्दे हैं तो 28 की बैठक तो हम रख ही रहे हैं, लेकिन ये 27 की बैठक वाली बात कैसे सामने आ रही है? ये कौन फोन कर रहा है, इस पर से पर्दा नहीं उठ रहा है? देखिए नेहा जी, ये इनके पार्टी का आंतरिक विषय है, उस पर मैं कमेंट करूं एक पॉलिटिकल ओपोनेंट के नाते ये उचित भी नहीं होगा। मगर चूंकि मैं डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं कुछ सेज एडवाइस, कहते हैं जो ऋषि उवाच, आज मैं ऋषि बन के, सेज बन के दूर से कुछ एडवाइस करूं तो वो उचित रहेगा। नंबर 1 जो मैं महसूस कर रहा हूं और करोड़ों जनता भी महसूस कर रही होगी कि देखिए, जब बड़ा काम करना होता है तो उसमें एक ठहराव होना चाहिए, उसमें कहीं ज्वर या फेवरिश एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। अच्छा होगा कि अगर वो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करे और डेवलपमेंट के काम में लगे, जिसके लिए जनता ने भी उन्हें चुना है और हम भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, देखिए आशुतोष जी मानेंगे कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडरान थे जब वो राजनीति में आए, इंक्लूडिंग आशुतोष जी, सबने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें ना तो बंगला चाहिए ना घर चाहिए, हम तो मां भारती की सेवा के लिए आए हैं। देखिए नेहा जी, जहां कुछ नहीं चाहिए वहां भगदड़ नहीं मचती है, जहां कुछ नहीं चाहिए वहां मुस्कुराहट होती है, वहां मतभेद नहीं होते, वहां मनभेद नहीं होते। मुस्कुरा रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए से आसान काम कुछ नहीं है, मगर अगर बहुत कुछ बहुत जल्दी चाहिए तो दिक्कत होती है। ये मुझे लगता है, ये ऋषि उवाच है, ये सेज एडवाइस है, ये पॉलिटिकल नहीं। आपने भगदड़ की बात की, आपने कहा कुछ चाहिए, उसके लिए भगदड़ मचती है, भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होता तो मुस्कुराते। तो आशुतोष तो थ्रू आउट मुस्कुरा रहे हैं और वो अभी भी मानते हैं कि पार्टी के भीतर सिर्फ मतभेद है, मनभेद नहीं है। कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हमारे साथ है। मीम साहब, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पद पाने के लिए, सत्ता के लिए आपके भीतर एक भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अभी एक चैनल पर मेरे साथ सोमनाथ भारती जी बैठे हुए थे। शुक्र है कि उन्होंने वो इल्ज़ाम यहाँ आशुतोष जी ने नहीं लगाया जो उन्होंने उस चैनल पर बैठ के लगाया। उन्होंने कहा कि ये सारी साजिश जो हो रही है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हाथ है। नहीं, ये बात तो आशुतोष जी ने भी सुबह कही थी। आशुतोष जी है मेरे साथ। आशुतोष जी, आपसे जब सुबह हमारी बात हुई थी तो शायद ये बात कही गई थी आपकी तरफ से कि हो सकता है कहीं इसमें कांग्रेस बीजेपी का तो हाथ नहीं है, आपने एक सवाल के रूप में पूछा था। आशुतोष जी से मैं एक बार स्पष्टीकरण ले लूं इस पर, क्योंकि ये सुबह उन्होंने ये बात कही थी कि वो अभी इस तरफ सोच रही है पार्टी की, ऐसा भी हो सकता है आशुतोष जी? नहीं, मैंने सुबह ये कहा था, मुझे अच्छी तरीके से मैं चाहूंगा कि उसका कोई स्पष्टीकरण दें, इसके बारे में बताएं उनको कैसे लग रही है साजिश। ठीक है, नहीं वही बोल रहे हैं, और हर चीज की जिम्मेदारी दूसरी पार्टियों पर डालने का। अच्छा, जी ठीक है, एक बार सुन लेते हैं उनको। आशुतोष जी बोलिए। मैंने मुझे अच्छी तरीके से याद है, सुबह मुझसे पूछा गया था तो मैंने कहा था कि 27 तारीख की जी जो ये सभा है, ये जो मीटिंग बुलाई जा रही है, किसके कहने बुलाई जा रही है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन लोग हैं, इनके पीछे का प्रयोजन क्या है, इसकी पीछे की योजना क्या है, इसकी साजिश क्या है, मुझे नहीं मालूम। और ये बीजेपी के लोग बुला रहे हैं या फिर कांग्रेस के लोग बुला रहे हैं या कौन लोग बुला रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर 28 तारीख को मीटिंग बुलाई, मुझे उस बारे में जानकारी। ठीक है, लेकिन आपने सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, एक संभावना ये भी हो सकती है। मीम साहब, अब पूरी कीजिए आप अपनी बात। नहीं, मैं ये सवाल पूछता हूँ आशुतोष जी से। आशुतोष जी से मैं एक सवाल पूछना ये चाहता हूँ कि चिट्ठी लिखने वाले तलवार साहब है और तलवार साहब को कई फ़ोन गए हैं और आपको भी कई फ़ोन आए हैं, दूसरे लोगों को भी फ़ोन आए हैं, तो कम से कम पूछना तो चाहिए कि मीटिंग कहाँ हो रही है। ये तो बताया होगा ना, फला जगह पर मीटिंग हो रही है, आप भी तशरीफ़ ले आए वहाँ पर, तो वो सब पता लग सकता है। और कम से कम दूसरी पार्टियों को इल्ज़ाम देने की बजाय अपने अंदर तलाशी ले लें और उन लोगों को समझाएं
हमको क्यों मजाक का मौजू बना रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपने आप को भी मजाक का मौजू बनाएंगे इस तरह की बात। ठीक है, क्योंकि आपने तो सिर्फ सवाल पूछा, आपने मेरी लेकिन बात को सोमनाथ भारती जी ये कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की साजिश है। मैं देखिए मीम अफजल साहब, आपने मुझे ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा भाई हमें इस बारे में जानकारी नहीं कि कौन लोग बुला रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। मैंने कहा बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सड़क का कोई भी। यार ये फोन तो टैप कर लिया करो, जानकारी नहीं है आशुतोष। तब तक मैं अरविंद जी कुछ कह रहे हैं आशुतोष इसके बारे में बता दूं कि किसका है किसका नहीं। आशुतोष कम से कम ये फोन तो टैप करा लिया करो जब आए तो, बाकी फोन हो जाते हैं टैप, इसको तो करा लिया करो। अरविंद जी का मशवरा अच्छा है। नहीं बिल्कुल उनकी बात। और आज तो बड़े हैरानी की बात यह कि समित पात्रा जी जो है वो संत के रूप में सामने नजर आए हैं, और संत के रूप में समित पात्रा जी को सुनना निहायत अद्भुत था। मतलब इतना सुखद था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, वर्णनातीत था समित पात्रा जी के मुखार बिंदु से जो वाच निकला है। और क्योंकि अपवाद पर अमल करोगे क्या? वो जो सदवाणी थी, सदवाणी पर अमल भी करोगे? अरे बीजेपी से बहुत कुछ सीखना है हमसे कि कुर्सी के लिए कैसे मारपीट करनी है, वहां पे किस तरीके से एक दूसरे पे कीचड़ उछाली जाती है, चिट्ठियां कैसे लिखी जाती हैं। आम आदमी पार्टी तो उस राजनीति से बहुत कोसों दूर है। नहीं यार, एक महीने में अपना नाश कैसे कर लिया जाता है ये आपसे ही दुनिया सीखेगी, और कोई नहीं सिखा सकता। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, दिलचस्प हो रही है चर्चा। अबे दुबे जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जीतने के बाद ये हालत क्यों हो रही है आम आदमी पार्टी में, और ये झगड़ा कब खत्म होगा? देखिए, ये झगड़ा 2013 से चल रहा है। 2013 से बहस के रूप में चला था, लेकिन पार्टी के अंदर खासा विवाद था कि पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, उसकी राजनीति कैसे होगी, दिल्ली यूनिट का, दिल्ली की इकाई है उसकी भूमिका क्या होगी, और सारे देश में पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। ये दो पक्ष पार्टी में लगातार हैं। एक पक्ष ये मानता है कि चुनाव लड़ने के लिए एक लोकप्रिय जननेता की आवश्यकता होती है, और वो भूमिका केजरीवाल साहब की है। दूसरा पक्ष ये मानता है कि केजरीवाल ने अपनी भूमिका निभा ली है, उन्होंने पार्टी को चुनाव जिता दिया है, अब पार्टी का कामकाज चलाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप दी जानी चाहिए। केजरीवाल साहब उसमें भागीदारी कर सकते हैं, लेकिन नेतृत्व पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो अपने आप को रणनीतिकार मानते हैं, वो कहते हैं कि पार्टी के संगठन की जो राष्ट्रीय आचार संहिता है, संहिताएं हैं, वो हम तय करेंगे। मेरी निगाह में, मैं अगर विश्लेषण करने बैठता हूं, अगर छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं लेटर वेटर लिखने की या स्टिंग विस्टिंग होने की, अगर उनको हम नजरअंदाज कर दें, केवल ठेठ राजनीतिक विश्लेषण करें, तो पूरा विवाद इस बात का है कि जननेता और पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, मतलब जो वोट लाता है और पार्टी चलाता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम दो अलग अलग चीजें मानेंगे तो ये विवाद साफ तौर पर हमें होता हुआ दिखाई खत्म कब होगा ये विवाद? कब्जे की लड़ाई है पार्टी पे। उसको इस रूप में देखना कि पार्टी में कब्जे की लड़ाई है, मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा पार्टी में तो सभी लोग हैं, सभी लोग रहेंगे, सभी। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी की राष्ट्रीय नीति कौन निर्धारित करेगा? अरविंद मोहन जी, क्या ये रणनीतिकार जिनका जिक्र अभय दुबे जी ने किया है, क्या ये वही हैं जिनसे इस वक्त खतरा है अरविंद केजरीवाल को, या जो कोशिश करेंगे केजरीवाल कैंप पर हावी होने की परिषद की बैठक में? देखिए, ये पॉलिटिक्स चल रही है सचमुच काफ़ी दिन से, और इसमें ये चीज़ें लगी रहेंगी, मैं कहूँगा आगे भी। और ये भी दुबे जी जिस तरह से कह रहे थे, मैं उससे थोड़ा उल्टा भी आर्गूमेंट देना चाहूँगा कि केजरीवाल ग्रुप या जो भी उनके इर्द गिर्द के हैं, उनको ये लगता है कि हमने चुनाव जीत लिया है, इसलिए उसके पहले जो कुछ भी किया है वो सब सही हो गया। चाहे टिकट किसी को गलत ढंग से दिया या उस पर किसी को आपत्ति है तो वो भी माफ़ी है, फिर अगर बाकी चार्जेज आए हैं दारू बांटने तक के तो वो भी गलत है, या फिर यही कि आगे भी देश में कैसे जाएंगे वो भी हम उसी से तय कर लें दिल्ली चुनाव के नतीजे से। तो ये एक किस्म का स्वाभाविक झगड़ा है जो इस तरह से चलेगा। असली चक्कर ये है कि झगड़ा निपट क्यों नहीं रहा है, और निपटाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल खुद क्यों नहीं उतर रहे हैं, चाहे वो पंच की भूमिका में निकले या एक ग्रुप के लीडर के तौर पे। जब वो बंगलोर गए थे तब तक तो ये माफी थी कि वो बीमार हैं और वो कर रहे हैं। अब वो किस किस से मिल रहे हैं ये पूरी लिस्ट न मुझे मालूम है, न देने की ज़रूरत है, लेकिन जितने लोगों से वो मिल रहे हैं वो पर्याप्त बड़ी संख्या है रोज उनके मिलने वालों की। उसमें उनको प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से मिलने का वक्त क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसे वक्त में जब 1.5 महीने में उनका पूरा एक बाल, मैं कहूँगा जितनी चमक और ब्राइटनेस दिल्ली चुनाव से निकली थी आपके लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए, वो सारी उतर गई है 1-1.5 महीने में। आप कह रहे हैं मुलाकात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, तो मसला कैसे सुलझेगा? आशुतोष जी, ये बड़ा सवाल है। 22 तारीख को दलाई लामा से मिल लेते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन प्रशांत भूषण ने उनको मैसेज करके मिलने के लिए कहा, अब तक उनसे मिलने का वक्त नहीं मिला है केजरीवाल को।
देखिए, अरविंद किससे मिलना चाहते हैं, किससे नहीं मिलना चाहते, कौन उनसे मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, इस सवाल का जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन अरविंद जी ने एक जो बात कही है कि पिछले 1.5 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी की पूरी चमक उतर गई है, मैं उनकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और कई बार ऐसा हुआ आम आदमी पार्टी की ऑबिचुअरी लिखी जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद ये लिख दिया गया था कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ इमर्ज की 67 सीटें जीत कर आई और तमाम राजनीतिक पंडितों को गलत साबित करने का काम किया। तो राजनीति में इस तरीके की ऑबिचुअरी राजनीतिक पंडित लिखा करते हैं, उससे मैं उसको मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन मुझे लगता है कि आज जब आम आदमी पार्टी के अंदर, जब मैं खुद कह रहा हूं कि मतभेद है, विचारों का मतभेद होना चाहिए। क्या आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस पार्टी में विचारों के मतभेद नहीं थे? क्या समाजवादी पार्टी में, क्या समाज सोशलिस्ट पार्टी के अंदर लोहिया? लेकिन विचारों के मतभेद को खत्म करने के लिए टॉप लीडरशिप कुछ करती भी तो है। आशुतोष, विजय का एक सवाल है। जी विजय। आशुतोष जी, मैं सुबह रोज जब घूमने जाता आशुतोष जी मैं रोज सुबह जब घूमने जाता हूं तो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होती है, कुछ से और कुछ समर्थकों से जिन्होंने वोट दिया था। जो वोट दिया था वो कहते हैं कि साहब इसलिए तो हमने वोट नहीं दिया था, हम ये आम आदमी पार्टी को। और जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं वही सवाल उठाते हैं जो अभी अरविंद मोहन जी उठा रहे थे कि केजरीवाल जी क्यों एक दिन सुबह उठकर प्रशांत भूषण के या फिर योगेंद्र यादव के घर क्यों नहीं चले जाते, उनसे बात क्यों नहीं कर लेते। अगर वो बात नहीं कर रहे तो क्या वो एक टूल दे रहे हैं इन सब चीजों को? ये वो सवाल मेरे सामने भी रखते हैं। आप बताइए क्या जवाब आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, आप सुबह घूमने जाते हैं तो निश्चित रूप से लोग आपसे मिलते होंगे, और अगर लोगों के बीच में एक आशंका है, लोगों के मन में अगर कहीं डर है कि जिस आम आदमी पार्टी को हमने वोट दिया था वो उनके लोग इस तरीके से आपस में गुत्थम गुत्था ना दिखाई दे, तो उनकी चिंता वाजिब है, उसको मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूं। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मतभेद है, मतभेदों को जब मीडिया के अंदर आएगा तो उसका एक तमाशा खड़ा होगा, लोग उससे चिंतित होंगे। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल खुद फैसले लेते हैं तो यही मीडिया कहता है, यही लोग कहते हैं कि वो डिक्टेटर हो गए हैं, वो अपनी चीजों को डिक्टेट कर रहे हैं। जब वो डेलीगेट कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं भाई आप लोग मिलकर अपनी बातों को सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं, तब ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में नहीं, लेकिन केंद्र में तो अरविंद केजरीवाल है ना। हाँ, और अगर प्रशांत भूषण कह रहे हैं उन्हें मिलना है तो वो नहीं मिलेंगे तो फिर क्या संदेश जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि जो मतभेदों के बीच का जो दायरा है, अगर वो बातचीत से कम हो जाए, कम होने की कोशिश सूरत नजर आए और उसके बाद अगर मुलाकात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे अगर मैं निगोशिएटिंग टेबल पे मैं था और मेरे साथ दो साथी और थे, उधर से भी कई साथी थे, उन दोनों के बीच बातचीत हुई, कई मसलों पर हमारी राय बनती हुई नजर आई और उसके बाद ये लगा कि रास्ता आगे निकल सकता है। तो ये हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो हमारी लेकिन ये जो आगे रास्ता निकलने की आप बात कर रहे हैं, हम बैठकर मामले जी आशुतोष, ये चर्चा आपके साथ मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार का एक अहम बयान आया है जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर पानी की कटौती अगर होती है तो फिर वो सबकी होनी चाहिए, यानी जो वीवीआईपीज हैं उनकी भी होनी चाहिए। केंद्र सरकार के मंत्रियों की, दिल्ली सरकार के मंत्रियों की, सबकी कटौती होनी चाहिए। दिल्ली में पानी कटौती की समस्या से सिर्फ आम आदमी ना जूझे, अगर पानी की कटौती होती है दिल्ली में तो फिर वो सबके लिए होनी चाहिए। ये दिल्ली सरकार की तरफ से अहम बयान। संबित पात्रा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, पानी सप्लाई करने का जो दायित्व है वो दिल्ली सरकार के ऊपर है। बजाय कि किसी की भी कटौती हो, सभी को पानी मिले, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता और दिल्ली की जनता खुश होती। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए जैसे नतीजे आए दिल्ली के, हरियाणा सरकार की तरफ से जो पानी मिल रहा था वो मिलना एकदम कम हो गया, तो फिर अगर पानी की कटौती होनी चाहिए तो फिर वो हर मंत्री की होनी चाहिए, उसमें खास लोग खास नहीं होने चाहिए, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए इस कटौती में। कोई भी खास नहीं होना चाहिए, मगर क्या हाईकोर्ट के ऑर्डर को कोई भी सरकार मानेगी नहीं, ऐसा हिम्मत किसी सरकार में है? क्या हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर किया और हरियाणा सरकार ने उसे नहीं माना, ऐसा हुआ है? और दूसरा विषय है, पानी सबको दिया जाए, बिजली सबको दिया जाए, सबको ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। आशुतोष, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, लेकिन ये बता दें अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अस्पताल, ये जो जगह है इन पर पानी की कटौती ना हो, लेकिन इसके अलावा जो बाकी तमाम मंत्री हैं, वीवीआईपी इलाके हैं, वहां भी पानी की कटौती होनी चाहिए। लेकिन आशुतोष, जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं कि जिस तरह से पेश किया जा रहा है चीजों को, वो स्थिति नहीं है और सबको पानी मिले, सबको बिजली मिले, ये कटौती पर क्यों एम्फेसिस डाला जा रहा है?
नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही बात है संबित की कि हर आदमी को पानी मिलना चाहिए और पानी दिलाने की जिम्मेदारी सरकारों की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज आपको भी पता है कि दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पानी नहीं है, और ये आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं है। आम आदमी पार्टी को ये चीजें विरासत में मिली है। तो हमें इस कटु सत्य से भी दो चार होना पड़ेगा कि अगर दिल्ली के अंदर पानी की कमी है और पानी की कटौती होती है तो सिर्फ गरीब आदमी की पानी कटौती नहीं होनी चाहिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की पानी कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ग है जो पानी की अनुपस्थिति में पानी खरीद कर वापस नहीं ले सकते। ठीक है, गरीबी क्यों इसकी मार झेले? मीम अफजल साहब, आप सहमत है जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही, गरीब पर मार क्यों पड़े? नहीं, देखिए बुनियादी बात यह है कि उनका ये कहना कुछ अच्छा नहीं लगा। उसूली तौर पर उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल गलत नहीं है। अगर पानी की कमी है तो सबके लिए होनी चाहिए, बिजली की कमी है तो सबके लिए होना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर ये कहे कि हम पूरी कोशिश करेंगे हरियाणा सरकार से बात करके दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करें, ये एक तरह से इनडायरेक्टली बीजेपी वालों को धमकी है। चूंकि इन्हीं के मंत्री ज्यादा हैं, हमारे 44 मेंबर पार्लियामेंट रह गए हैं, और बकौल हमारे संबित पात्रा जी के हमको क्या परेशानी है, परेशानी तो इनको है, इनके सहयोगियों को होगी। तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को एक वार्निंग है कि अगर आप हरियाणा से हमारा पानी कम करोगे तो हम तुम्हारे वीआईपीस का ये हशर करेंगे। बहुत सीधी सीधी बात है ये। संबित जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए बिल्कुल नई तस्वीर पेश कर दी है मीम अफजल साहब ने। वो तो बेचारा पहले भी जूझता था, आज भी जूझता है, कल भी जूझ लेगा, उसने तो हमेशा तकलीफ उठाई है, कोई मसला नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से रखा है आम आदमी पार्टी की बात को मीम अफजल साहब। हाँ संबित जी, बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, ब्रेक लेना। देखिए मैं इसको रख नहीं, आप तो बगैर बोले रह ही नहीं सकते। ऋषि उवाच तो ऋषि की तरह बोलूं, आकाश का सूरज और एक सेकंड सुनिए, आकाश का जो सूरज होता है और गगन से जो पानी बरसता है वो अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं देखता है, वो सबके लिए बराबर होता है। और जहां तक मुझे पता है द्वारका में जहां मिडिल क्लास लोग रहते हैं वहां तो पानी वर्षों से नहीं आ रहा है। ग्रेटर कैलाश में जहां तथाकथित रूप से अमीर लोग रहते हैं वहां भी पानी सदियों से नहीं आ रहा है, वहां के लोग तो भागते फिरते रहते हैं। सबको पानी देने की मादाद चीफ मिनिस्टर में होना चाहिए। एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर को और एक अच्छे चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए मैं सबको दूंगा। अगर ऐसा होता है जो मीम अफजल साहब ने सवाल उठाया उस पर आप कुछ नहीं कह रहे। पानी कटौती पर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस पर ये जो पानी कटौती है ये वीवीआईपीस की भी हो। विजय, आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, अभी संबित जी कह रहे थे कि अगर कोई हाईकोर्ट किसी तरह का निर्देश देता है कि तो किस राज्य सरकार की मजाल कि उस आदेश का वो उल्लंघन करे, लेकिन पानी को लेकर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हरियाणा और पंजाब के बीच में सतलुज यमुना लिंक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा, लेकिन अभी तक वो मामला नहीं सुलझा। कावेरी नदी के पानी को लेकर और कृष्णा नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल तक कई बार मामले गए, लेकिन अभी तक वो पानी का एक ऐसा इश्यू है जो ये सुलझते इतनी आसानी से नहीं है, और राजनीति पानी को लेकर होती रही है। और संबित जी, जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं उनके तो सिर्फ 44 हैं, अगर ऐसी कोई मार पड़ेगी असली तो वो आप लोगों पर। नेहा जी तैयार है। नेहा जी देखिए, हमारे 20 या 30 मंत्रियों एक बात में और केजरीवाल जी पानी की केजरीवाल जी ने ये एक्शन कर लिया, हरियाणा के पूछा गया है पानी की कमी नहीं। अच्छा लगेगा संबित जी, 1 मिनट। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मीम साहब जी को सुनने का धीरज नहीं है। संबित जी बोलिए, आपने मुझसे पूछा, मैं पूरा कर लूं, उसके बाद आप बोल लेंगे, इसमें क्या जल्दी है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे अगर 20 या 30 मंत्रियों को प्यासे रखकर दिल्ली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम तैयार हैं। हमारे मंत्री प्यासे रह जाएंगे। और मैं यह भी जानता हूं कि कांग्रेस को पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि खुद कांग्रेस के राहुल गांधी इनको पानी पिला पिला के मारेंगे, इनको पानी की कमी नहीं होने वाली है। नहीं। मगर जिस प्रकार से पानी को लेकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आम आदमी पार्टी ने अपनाया है, यह ठीक नहीं है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, आशुतोष जी मैं आती हूं उसके बाद मीम साहब आपके पास। आशुतोष, बहुत संक्षेप में। देखिए नेहा जी, ये जो बात करते हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। ये जो संबित पात्रा का तरीका है कि ये हर हमेशा जो है, अभी आप हमारे को बोल रहे थे कि पानी आप लोगों को नहीं मिलेगा, राहुल जी का वो बड़ा अच्छा था, मैं इसकी और ये आपका बुरा शर्मनाक हो गया। इसलिए एटीट्यूड में आपका नहीं चलने दूंगा।
ठीक है। मेरे साथ आप बैठ के कभी इस तरह की हरकत करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, इसमें कोई राहुल जी का मसला नहीं राहुल है। गांधी जी का नाम लेना इतनी बुरी बात है। गुफ्तगू करके आप बताइए, आप 14 वर्षों तक मोदी जी का नाम अरे आप लेते लोग रहे। पानी पर बात कर रहे हैं, इस चीज पर ठीक है मीर साहब, आपने ऐतराज जता दिया, आपने बता दिया संबित पात्रा साहब को। आशुतोष, मेरी बात सुनिए आप। आशुतोष, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पानी को लेकर देखिए, मैं आपके प्रधानमंत्री तो मैंने इसीलिए कहा था बात सुनना। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस को आज भी यह बात पसंद नहीं है कि गरीबों को आप कुछ दे। जब आप बिजली के दाम कम करते हैं, पानी आप मैं मोदी जी के बारे में और कटौती में सबको शामिल करने की बात करते हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करंट लग जाता है। चलिए ठीक है, राजनीति तो हो रही है पानी पर, कहाँ नहीं हो रही राजनीति, यहाँ भी राजनीति हो रही है। आम आदमी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ये मसला घूम रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है हमारे पास।